क्लास 12 के चैप्टर 6 स्टाफिंग के बारे में हमने प्लानिंग देख लिया है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हमने क्या प्लानिंग देख लिया, ऑर्गेनाइजिंग देख लिया। प्लानिंग में हम प्लान करते हैं अबाउट फ्यूचर। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, हम ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ सेट करते हैं, किसका क्या ऑथोरिटी होगा, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। अब नेक्स्ट अपना फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आता है स्टाफिंग। अब भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने सेट तो कर दिया कि किसका क्या ऑथोरिटी होगा, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, आपने मशीन सेटअप कर लिया। अब वहाँ पे काम कौन करेगा, तो वहाँ पे काम कौन करेगा, एम्प्लॉयज़ काम करेंगे। वहाँ पे कौन काम करेंगे, स्टाफ काम करेंगे। तो उनको लाना भी तो ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। ये चैप्टर उसी चीज़ के बारे में बात करता है। तो देखते हैं, सबसे पहला स्टाफिंग मीन्स पुटिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम। मतलब आप क्या करते हो, सही पर्सन को सही जॉब पे सही टाइम पे रखते हो। मतलब कि अगर आपकी जॉब में एक अकाउंटेंट का ज़रूरत है, किसका, एक अकाउंटेंट का ज़रूरत है, तो आप किसको ढूंढोगे, अकाउंटेंट को, जिसका कॉमर्स के बारे में नॉलेज हो, जिसको टैली के बारे में नॉलेज हो। तो वो क्या हो जाएगा, राइट पर्सन हो जाएगा आपके राइट जॉब। राइट पर्सन क्या हो जाएगा, जो अकाउंटेंट है वो राइट पर्सन हो जाएगा एट द राइट जॉब। किस जॉब के लिए, अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए। तो यही बोलता है कि आप राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए राइट टाइम पे रखते हो, इसी को स्टाफिंग बोलते हैं। इट इज़ मैनेजरियल फंक्शन। हम लोग को पता ही है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का है ये स्टाफिंग। कंसर्न विथ ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग, डेवलपिंग, कंपनसेटिंग एंड मेंटेनिंग ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है, और थोड़ा डेप्थ में गया है तो यहाँ बोलता है कि स्टाफिंग में होता है क्या है, आप ऑब्टेन करते हो। ऑब्टेन मतलब रिक्रूट करना, उसको बुलाना, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको रिक्रूट करना, रखना। यूटिलाइज मतलब उससे काम करवाना। डेवलपिंग मतलब आप उस स्टाफ को जिसको रख रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसको डेवलप कर रहे हो थ्रू ट्रेनिंग देके। कॉम्पनसेशन, आप ट्रेनिंग दे रहे हो, काम कर रहे हो, तो भाई वो पैसा भी तो, सैलरी भी तो लेगा, तो आप उसको सैलरी या वेजेस देते हो, ये कॉम्पनसेशन हो गया। एंड मेंटेनिंग, ये फिर वापस चारों चीज़ को मेंटेन करना, तो ये ही स्टाफिंग में आता है। तो स्टाफिंग में नेट बोला जाए तो आपको क्या याद करना है कि स्टाफिंग मीन्स पुटिंग राइट पर्सन को एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम। वही अकाउंटेंट को आप अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टाफिंग हो जाएगा। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब भाई इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग क्या है, अब देखो ना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में भले ही बहुत महंगे या बहुत अच्छे मशीन्स लगे हुए हैं, बट उसको चलाएगा कौन, उससे गुड्स प्रोड्यूस करेगा कौन, उसको मेंटेन कौन करेगा, उसको मैनेज कौन करेगा। तो मैनेज के लिए आपको एम्प्लॉय का ज़रूरत पड़ता ही है। मतलब ह्यूमन जो भी होते हैं, जो भी पर्सनल होते हैं, तो उनका ज़रूरत आपको पड़ता ही है। तो ये बोलता है ह्यूमन रिसोर्स आर द फाउंडेशन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो तो वहाँ पे स्टाफ एम्प्लॉय की ज़रूरत होता ही है। इवन बेस्ट प्लान मशीन्स फेल्स विदाउट कैपेबल पीपल। कि आपके पास भले ही बेहतर मशीन्स हो, लेकिन आपके पास कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय नहीं हो, जो भी स्किल्ड एम्प्लॉय नहीं हो, तो आपका वो जो मशीन्स का उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उस महंगे मशीन्स का कोई फ़ायदा नहीं है, आप सक्सेस नहीं पाओगे। नाउ इंपॉर्टेंस देखते हैं। सबसे पहला क्या बोलता है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय। अब स्टाफिंग में क्या होता है ना, आप देखते हो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज़ का ज़रूरत है, और उसी के हिसाब से आप क्या करते हो, एम्प्लॉय को हायर करते हो, वैसा ढूंढते हो एम्प्लॉय। जैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन मान लो एक अकाउंटेंट को ज़रूरत है, अकाउंटेंट के पोस्ट खाली है, अकाउंटेंट के लिए चाहिए, तो आप उसके लिए बेहतर एम्प्लॉय ढूंढोगे। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है फाइंडिंग स्किल्ड क्वालिफाइड एम्प्लॉय फॉर वेरियस जॉब। जैसे अकाउंटेंट भी हो सकता है, या मार्केटिंग के लिए चाहिए तो मार्केटिंग के लिए, या प्रोडक्शन के लिए चाहिए, तो वैसा जो भी जैसा एम्प्लॉय आपको चाहिए वैसा आप ढूंढने की कोशिश करते हो। तो यही बोलता है। सेकेंड, हायर परफॉर्मेंस। अब क्या हुआ, हमने पढ़ा ना स्टाफिंग में कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब। मतलब कोई अगर अकाउंटेंट है तो उसको अकाउंट डिपार्टमेंट में रखते हैं, अकाउंट संभालने के लिए रखते हैं। तो राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखेंगे, इससे क्या होगा, हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, इफिशियंसी, प्रोडक्टिविटी सब बढ़ेंगे। नाउ कंटिन्यूस ग्रोथ एंड सर्वाइवल। बिल्कुल, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे मशीन्स के साथ साथ वो उसको चलाने वाले भी एम्प्लॉयज़ भी बेहतर है, तो क्या होगा, आप कंटिन्यूसली ग्रोथ करोगे और लंबे समय तक आप सर्वाइव करोगे मार्केट में। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और इससे क्या हो, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ है ना उनका बेहतर तरीके से यूटिलाइज होगा। मतलब एक अकाउंटेंट है तो वो अकाउंट डिपार्टमेंट को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता है, उसको देखेगा। एक मान लो मार्केटिंग का बंदा है जो मार्केटिंग देखता है, उसको मार्केटिंग टीम में रखे तो वो वहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से वो यूटिलाइज हो पाएगा, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज हो पाएगा ह्यूमन रिसोर्स का। नाउ इम्प्रूव मोरल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। अब क्या होता है,
आप जानते हो कि जब भी स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, उसको हायर भी करते हैं, उसको कॉम्पनसेशन भी देते हैं। तो जिस तरीके का स्किल है उसको, उस हिसाब से हम उसको कॉम्पनसेशन देंगे, जो काम उसको आता है वो काम उसको देंगे, जिसके कारण क्या होगा, उसके मोरल, उसका जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, वो खुश रहेगा, खुशी खुशी काम करेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन में। तो दैट्स वाई स्टाफिंग इम्पॉर्टेंट होता है। एज बोल रहे हैं कि अगर पुअर स्टाफिंग, आपका स्टाफिंग ठीक नहीं है, तो आपका पैसे का, मनी, टाइम का, मटेरियल का, क्वालिटीज़ का, आउटपुट सब कुछ ख़राब हो जाएगा। दैट्स वाई ह्यूमन जो रिसोर्स होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नो, नेक्स्ट टॉपिक होता है कि स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखो, इसमें सिंपली यही बोलता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटा है, मान लो कोई छोटा सा शॉप है और वहाँ पे एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो यहाँ पे क्या, जो मालिक होगा मेन, जो ऑनर होगा मेन, वही हायर करेगा, वही बुला लेगा, हाँ कि ये सूटेबल है, नहीं सूटेबल है, डायरेक्टली ये खुद ही हैंडल कर लेंगे। बट इन केस ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 500 एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो उनको मैनेज भी करना होता है। एंड दैट्स वाई उनके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बन जाता है। जैसे हमने पढ़ा ना कि परचेज डिपार्टमेंट होता है जो परचेज को देखता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है जो सेल्स को देखता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है जो मार्केटिंग को देखता है। इसके साथ साथ ना एक और डिपार्टमेंट बन जाता है, इसके साथ साथ क्या होता है, एक और डिपार्टमेंट बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो ये क्या करते हैं, ये स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं फॉर टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्स। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैनेज करने के लिए, जैसे प्रोडक्शन वाले क्या करते हैं, प्रोडक्शन को देखते हैं, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग को देखते हैं, उसी तरीके से एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाया जाता है जो कि आपके एम्प्लॉयज़ को देखते, रेगुलरली ट्रेन करते हैं, वो देखते हैं, उसका फंक्शन दिया हुआ है कि उसका क्या क्या रोल है। तो चलिए आगे देखते हैं, रोल ऑफ मैनेजर इन स्टाफिंग। अब स्टाफिंग में मैनेजर का क्या रोल है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो भी ह्यूमन रिसोर्स वाले हैं, तो ये क्या करते हैं डिपार्टमेंट, प्लेसिंग राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। तो यही क्या करते हैं, प्लेस करते हैं कि सही जॉब पे सही इंसान को। जैसे अकाउंटेंट का है तो वो अकाउंट डिपार्टमेंट में डाल देंगे उसको, सेल्स का है तो सेल्स डिपार्टमेंट, अगर उसको सेल्स के बारे में जानकारी है, सेल्स में वो अच्छा है तो सेल्स डिपार्टमेंट में डाल देंगे उसको। वो प्रोडक्शन में बढ़िया है तो उसको प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट में डाल देंगे कि भाई तू गुड प्रोड्यूस कर। तो ये करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉय, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो वो कौन, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वाले देखेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, अब क्या है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना, डेवलप करना उनको, तो ये भी किसका काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। मेंटेनिंग मोरल, हेल्थ एंड सेफ्टी, तो ये सब चीज़ उसको, उसका मोरल को बूस्ट करना, उसके हेल्थ के बारे में, सेफ्टी के बारे में ध्यान रखना, ये किसका काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। तो ये सारा रोल होता है। अब क्या क्या करता है देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड, इसमें होता है क्या, तो इसमें ना रिक्रूट करता है, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो उसको रिक्रूट करना, उसका सिलेक्शन करना, जॉब एनालाइज करना कि भाई जॉब में मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है कि नहीं एम्प्लॉयज़ का, तो ज़रूरत है, एज पर उसको रिक्रूट करेंगे, उसको जॉब का डिस्क्रिप्शन बताना, ट्रेनिंग देना एम्प्लॉय का, या फिर कॉम्पनसेशन या इंसेंटिव, उसको सैलरी, वेजेस, ये किसका काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। लेबर का रिलेशनशिप कैसा है एम्प्लॉयज़ के बीच में, या फिर ग्रीवांस, किसी एम्प्लॉय को कुछ तकलीफ है तो वो किसके पास आएगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के पास आएगा। या फिर एम्प्लॉय के वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी, तो ये सारा काम किसका होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टाफिंग प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला देखते हैं स्टाफिंग का प्रोसेस, मतलब इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टाफिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहला क्या करना होगा, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो इसमें क्या होता है भाई, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में देखना है कि नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय चाहिए और किस टाइप के एम्प्लॉय चाहिए। मतलब जैसे हो सकता है ना कि 10 एम्प्लॉय चाहिए आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जो प्रोडक्शन के बारे में जिनको जानकारी हो, प्रोडक्शन में जिसका एक्सपीरियंस हो, तो उस टाइप के एम्प्लॉय चाहिए। तो यही बोलता है कि नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड। तो सबसे पहला ये देखना, तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में क्या है कि आप डिटरमाइन करते हो कि नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर, नंबर मतलब कितने नंबर में, और टाइप किस टाइप में, मार्केटिंग के चाहिए या फिर अकाउंट डिपार्टमेंट का चाहिए या फिर किस डिपार्टमेंट का चाहिएगा, ये क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए उसके लिए, तो वो टाइप होता है, ठीक है। तो नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड। बेस्ड ऑन क्या क्या चीज़ करते हैं इसके लिए, हम सबसे पहला करते हैं वर्क लोड एनालिसिस। वर्क लोड एनालिसिस का मतलब हमको ज़रूरत कितना है, रिक्वायर्ड, हमको रिक्वायर्ड कितना एम्प्लॉयज़ हमको ज़रूरत है। एंड वर्क फोर्स एनालिसिस, वर्क फोर्स मतलब एक्चुअली हमारे पास कितने अवेलेबल हैं। तो वर्कलोड में क्या करते हैं कि हमको ज़रूरत कितना है, एंड वर्क फोर्स में क्या करते हैं कि हमारे पास
एक्चुअली कितने अभी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है। तो मान लो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, हम पेन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। तो अब अपने को ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, अपने को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 50 लोगों की ज़रूरत है, 50 एम्प्लॉय की ज़रूरत है, बट अपने पास क्या है, 40 एम्प्लॉयज़ हैं। तो इसमें देखो अब हमने क्या किया है, वर्क लोड एनालिसिस में क्या किया कि हमने ज़रूरत निकाला। तो ज़रूरत हमारे लिए कितना था, हमारे लिए 50 एम्प्लॉयज़, बट एक्चुअली है कितना हमारे पास है 40 एम्प्लॉयज़। मतलब इससे क्या पता चलता है कि आपको 10 एम्प्लॉयज़ को हायर करने का ज़रूरत है, 10 एम्प्लॉयज़ और आपको चाहिए। तो यही बताता है फर्स्ट में कि आपके एम्प्लॉयज़ कितने हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ज़रूरत कितना है और एक्चुअली है कितने। तो इससे होगा क्या, इससे अवॉइड ओवर स्टाफिंग एंड अंडर स्टाफिंग। तो इससे ना ओवर स्टाफिंग का भी खतरा हट जाता है कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय ना हो जाए या कम ना हो जाए। मान लो इसी में अगर आपको रिक्वायर्ड होता 40 का, ठीक है, और आपके पास मान लो रिक्वायर्ड होता 40 का और आपके पास 30 है, तो आपको लगता है ना कि यार 10 एम्प्लॉयज़ तो एक्स्ट्रा है, 10 एम्प्लॉयज़ तो मतलब अगर यहाँ पे मान लो आपको रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड आपके पास 40 है और आपके पास है 50, ठीक है। एग्जांपल देखना ध्यान से कि आपके पास आपको रिक्वायर्ड कितना है 40, बट एक्चुअली आपके पास 50 एम्प्लॉयज़ है, मतलब 10 मोर एम्प्लॉयज़ है आपके पास। तो आप क्या करोगे, 10 एम्प्लॉयज़ को हटा दोगे क्योंकि आपका कॉस्ट बढ़ेगा ना। तो ये क्या होता है, ओवर स्टाफिंग से, ओवर स्टाफिंग का खतरा ये क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। नाउ नेक्स्ट अब क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट। तो अपन वापस पहले वाला एग्जांपल लेके चलते हैं कि अपने को रिक्वायर्ड 50 है और अपने पास एक्चुअली है 40। नाउ अब हम क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे। रिक्रूट मतलब अब अपने को तो 10 एम्प्लॉयज़ चाहिए ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ज़रूरत है, प्रोड्यूस करना है पेन को। तो रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है, रिक्रूटमेंट मतलब सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड मोटिवेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। तो क्या हो रहा है कि रिक्रूटमेंट में क्या होता है, अब आपको 10 एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो आप क्या करते हो, आप अट्रैक्ट करते हो एम्प्लॉयज़ को थ्रू कोई भी एडवर्टाइज़ करके या फिर बता के कि एम्प्लॉय मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है, 10 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत, ठीक है, कि मेरे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत है। तो जो भी लोग जो पेन इंडस्ट्री में है, जो पेन मैन्युफैक्चर करना जानते हैं, तो वो अप्लाई करें। तो यही हुआ, हमने हमने क्या किया, हम सर्च कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हमारे केस में कौन सा हो गए, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें, वो आए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, क्या करें, रेज्यूमे भेजे। तो अट्रैक्ट करना मतलब आप सिंपली बोलो ना, अट्रैक्ट कर रहे हो आप अट्रैक्ट कर रहे हो एम्प्लॉयज़ को। तो ये क्या होगा, रिक्रूटमेंट में। नाउ रिक्रूटमेंट में क्या होगा, क्रिएट पूल ऑफ कैंडिडेट। तो ऐसा नहीं होगा ना कि 10 एम्प्लॉय तो 10 ही भेजेगा, हो सकता है 50 एम्प्लॉय अप्लाई कर दे, 50 लोग अप्लाई कर दे आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक पूल बनाते हैं, पूल ऑफ कैंडिडेट्स। तो रिक्रूटमेंट हो गया। नाउ सिलेक्शन, अब इतने सारे लोग अप्लाई किए बट अपने को चाहिए क्या, अपने को तो 10 एम्प्लॉय ही चाहिए। तो अब क्या होगा, सिलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट। तो वो जितना भी रिक्रूटमेंट में जितना भी एप्लीकेशन आया, उसमें से सबसे बेस्ट एम्प्लॉय जो होंगे, जो हमारे केस में क्या है, पेन के इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन में जो सबसे बेस्ट होंगे, जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे, सबसे बेहतर होंगे, हम उनको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो यही बोलता है, सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट, कि आप सिलेक्शन प्रोसेस में क्या करते हो, आप सबसे बेहतर एम्प्लॉय को क्या कर लेते हो, सिलेक्ट कर लेते हो। तो यही होता है। तो रिक्रूटमेंट में क्या हुआ, रिक्रूटमेंट में मान लो 100 लोग एम्प्लॉय, 100 लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर दिए, तो उसमें से भाई हमको तो रिक्वायरमेंट 10 एम्प्लॉयज़ का, तो हम 10 जो सबसे बेस्ट एम्प्लॉय होगा हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ अगला क्या है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने सेलेक्ट कर लिया, अब उसको असाइन कर दोगे उस जॉब के लिए, असाइनिंग द एम्प्लॉय टू द जॉब, कि भाई आपका ये काम है, आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये पेन का मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे आपका ये काम है, जो भी काम होगा वो बताया जाएगा और उसको वो क्या कर दिया जाएगा, जॉब असाइन कर दिया जाएगा। एंड ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन मतलब उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में घुमाया जाएगा कि जो भी अगल बगल लोग हैं, एम्प्लॉई है, कौन सीनियर्स है, कौन जूनियर्स है, ये सब उनको बताया जाएगा, सो दैट वो यूज टू हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। वो समझे कि कंपनीज़ के क्या रूल्स है, क्या पॉलिसीज़ है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो ये सब चीज़ इसमें होता है। तो क्या होता है, इंट्रोड्यूसिंग एम्प्लॉय टू ऑर्गेनाइजेशन, रूल्स, पॉलिसीज़, कलीग्स मतलब जो भी उनके साथ काम करेंगे एम्प्लॉयज़, वो सब। नाउ नेक्स्ट, अब आपने क्या किया, हम शुरू से आ रहे हैं, शुरू से हमने क्या किया, सबसे पहला हमने देखा कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितना ज़रूरत है और कितना एक्चुअली है।
तो पता चला कि अपने को ज़रूरत 50 है, बट एक्चुअली है 40। तो 10 लोग के लिए हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है, तो रिक्रूटमेंट में सभी लोगों ने अप्लाई किया। अब 100 लोग अप्लाई कर दिए, तो उसमें से अब हम सबसे बेस्ट जो हो गए एम्प्लॉयज़ होंगे उनको सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन में सेलेक्ट कर लिए। फिर प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन, जो भी 10 लोग को हमने सेलेक्ट किया है उसको असाइन कर देंगे उसका जॉब कि आपका ये काम है, और उनको जो भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको पूरा बता देंगे कि ये रूल्स है, ये पॉलिसीज़ है, ये आपके कलीग है, ये एम्प्लॉयज़ हैं, ये आपके सीनियर्स हैं। तो इस तरीके से नाउ नेक्स्ट, अब क्या होगा, अब एम्प्लॉय को क्या करना होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग मतलब जिस भी जॉब के लिए हम उनको असाइन कर रहे हैं तो उनको ट्रेन भी तो करना पड़ेगा, उनको बताना भी तो पड़ेगा कि भाई इस तरीके से मशीन वर्क करता है, इस तरीके से पेन का रिफ़िल होता है, इस तरीके से प्लास्टिक को यूज़ करना है, जो भी उसका जॉब का स्पेसिफिकेशन होगा उस तरीके से उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग इम्प्रूव स्किल्स ऑफ द प्रेजेंट जॉब, तो ये स्किल्स को इम्प्रूव करता है। एंड डेवलपमेंट प्रिपेयर एम्प्लॉय फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एम्प्लॉय का भी बेनिफिट होता है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, एम्प्लॉय और डेवलप्ड और बेहतर तरीके से और बेहतर क्वालिटी से प्रोड्यूस करेगा गुड्स को थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और एम्प्लॉय के लिए क्यों बेहतर है, क्योंकि एम्प्लॉई बहुत उसमें एक्सपर्टीज़ आ जाएगा, उसे उसका सैलरी हाइक बढ़ जाएगा उस चीज़ से, क्योंकि वो बेहतर हो गया ना उस काम में, वो एक्सपर्ट हो गया उस काम में। नाउ 6 परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब क्या, वापस उसी एग्जाम्पल को लेके चलते कि हमको 10 एम्प्लॉयज़ और चाहिए था, हमने सेलेक्ट भी कर लिया, सब कुछ हो गया। अब हमारा प्रोडक्शन टारगेट था कि भाई सभी जितने भी एम्प्लॉय है वो 1000 पेन पर मंथ प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अब हम सारे एम्प्लॉयज़ को देखते हैं कि भाई वो सच में हर एक एम्प्लॉय जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो 1000 पेन प्रोड्यूस कर पाए कि नहीं इस मंथ में। तो यही बोलते हैं कि चेक करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब इवेल्युएटिंग एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। हमने स्टैंडर्ड क्या सेट किया कि भाई 1000 पेन पर मंथ प्रोड्यूस करना है। तो हम देखने गए कि भाई सच में एम्प्लॉय ने 1000 पेन प्रोड्यूस किया या नहीं किया, और क्वालिटी भी उस तरीके से उसमें रखा है या नहीं रखा है। तो ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। एंड उसी के साथ साथ आप क्या करते हो, फीडबैक और प्रमोशन और रिवार्ड देते हो। मान लो कोई 1200 पेन अच्छे से प्रोड्यूस कर दिया तो उसको प्रमोट भी कर दोगे और अपने ऊपर लेवल पे, और उसको रिवार्ड भी दोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब वही चीज़ हुआ कि परफॉर्मेंस अप्रेजल आपने देखा कि हाँ भाई कोई एम्प्लॉई जो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको प्रमोट भी करोगे। प्रमोशन कैसे, कि आपको उसको हायर पोजीशन पे, मान लो आज एम्प्लॉई है, कल उसको मैनेजर बना दो, बिकॉज ही इज़ वर्किंग हार्ड, ही बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बहुत प्रोडक्टिव है। उसको अब मैनेजर बनेगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगा। पे मतलब उसका सैलरी भी बढ़ेगा, मान लो पहले 40,000 मिलता था अब 60,000 80,000 ऐसे मिलेगा। एंड स्टेटस मतलब वही एम्प्लॉय से मैनेजर, अब वो कंट्रोल कर सकता है बहुत एम्प्लॉयज़ को, उसके ऊपर वो सीनियरिटी का स्टेटस। ठीक है, एंड हेल्प एम्प्लॉय ग्रोथ एंड मोटिवेशन, ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को भी मोटिवेट करता है कि, और एम्प्लॉय की ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है क्या, प्रमोशन। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्पनसेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसी के लिए तो एम्प्लॉय काम करते हैं। तो कॉम्पनसेशन रेफर टू वेजेस, सैलरीज, इंसेंटिव एंड बेनिफिट, जो भी हम पैसा देते हैं एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, और पैसा सिर्फ ऐसा नहीं कि मॉनेटरी होता है, नॉन मॉनेटरी भी होता है। तो ये लिखा हुआ भी कि डायरेक्ट फिनेंशियल रिवार्ड भी, इनडायरेक्ट फिनेंशियल रिवार्ड, तो इनडायरेक्ट बेनिफिट भी होता है। तो कॉम्पनसेशन जो कैसे क्या हो गया, जो हमने उसको सैलरी देते हैं, पर मंथ देते हैं ना, सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, या कोई भी बेनिफिट देते हैं। बेनिफिट जैसे मान लो उसका इंश्योरेंस भी हम ही देख लिए, हाउस रेंट मतलब आप जो रेंट पे हो तो वो रेंट भी कंपनी ही पे करती है। तो इस तरीके से जो भी बेनिफिट या सैलरी या वेजेस वो क्या होता है, कॉम्पनसेशन में होता है। तो एक बार और रिवाइज कर देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका स्टाफिंग प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले आप इवेल्युएट करते हो कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना ज़रूरत है और कितना एक्चुअली है। उसी हिसाब से आप रिक्रूटमेंट के लिए करते हो कि आप रिक्रूट करो एम्प्लॉयज़ को, फिर उसमें से सबसे बेहतर जो होता है उसको सेलेक्ट करते हो, फिर उसके बाद प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन, उसको जॉब असाइन करते हो, और जो भी एम्प्लॉई में उसको यूज़ टू करते हो कि हाँ भाई आपका ये रूल्स है, ये पॉलिसीज़ हैं, ये आपके कलीग्स हैं। देन उसको ट्रेनिंग देते हो सो दैट वो बहुत प्रोडक्टिव से काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट उसका क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल की देखते हैं कि उसको जो टारगेट दिया गया, जो स्टैंडर्ड दिया गया, वो अचीव कर पा रहा है कि नहीं। अगर अचीव कर रहा है तो उसको प्रमोट करेंगे, एंड प्रमोशन के साथ साथ सैलरी, वेजेस, ये तो फिक्स ही होता है कि कॉम्पनसेशन आप उसको देते हो। मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। तो इसी